स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चल रहा है इस चैप्टर में आपके पास हम सेकंड पहले हमने फोर्स किया था, उसके बाद इनर्शिया मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स के जो है आपके पास थ्री लॉज थे। थ्री लॉज में से फर्स्ट लॉ जो था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, ए बॉडी विल रिमेन इन पोजिशन ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, बॉडी जो होगी वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहिए आपके पास। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था आपके पास। ठीक है, जब तक कि हम उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें। तो यहाँ तक आई थिंक मैंने आपको विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया था, आपको पता चल गया होगा। अब आता है आपके पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक टर्म आती है, दैट इज नोन एज द मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है आज हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको फिर न्यूटन्स का सेकंड लॉ बताऊंगा। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जो है हम लोगों ने देखा था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस। अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड करते हैं, अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड करने से क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। और वेलोसिटी में अगर उसमें चेंज आता है तो ऑब्वियसली उसके एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। ये चीज़ आपको मालूम है कि अगर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा आपके पास। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे इसमें कि अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो फोर्स और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, एंड हाउ कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ द फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स जो होगा आपके पास, उसको अगर हम मेजर करना चाहते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो कैसे करके उसको मेजर किया जाएगा। उसको मेजर करने के लिए जो है न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज किया जाता है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था आपके पास, उसमें तो केवल आपके पास ये पता चला था कि बॉडी जो है आपके पास अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में है और रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। यानी कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो फोर्स अप्लाइड करने से क्या होगा आपके पास, ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है आपके पास। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसके कारण से क्या चेंज आएगा आपके पास, चेंज इन एक्सीलरेशन। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी कि अगर फोर्स को हम अप्लाई करते हैं। अब अगर आपका कंडीशन आएगी आपके पास कि फोर्स में और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन है, व्हाट द रिलेशन बिटवीन, यानी इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशनशिप होगी आपके पास, एंड हाउ we measure the amount of force, how we measure amount of force, amount of force एक्ट ऑन बॉडी। यानी अगर हमें किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड हो रहा है एंड इफ यू वांट टू मेजर इट, तो उसको हम मेजर करने के लिए जो है आपके पास किस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्या मेजर किया जा सकता है। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो क्या उसको आप मेजर कर सकते हैं, और अगर मेजर कर सकते हैं तो कौन सा बेसिक फॉर्मूला होगा जिसको हम उसको मेजर करने के लिए यूज करेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने आपको इसमें बताया था कि जो फोर्स होता है आपके पास, फोर्स को किस फॉर्मूले से मेजर किया जाता है, लेकिन इसको यहाँ पे हम पूरी रिलेशन जो होती है आपके पास, फ्रॉम वेयर वी गेट दैट रिलेशन, तो उस रिलेशन को हम किस तरह से ड्राइव करेंगे, किस तरह से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं उस रिलेशन को, इसमें न्यूटन के सेकंड लॉ में हम उस सारी चीज़ को कंसिडर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके पास एक और टर्म आती है, डेट इज नोन एज द मोमेंटम। उसको मैं आपको बता दूं कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम देखिए आपके पास, मोमेंटम का मतलब होता है कि इम्पैक्ट प्रोड्यूस, मोमेंटम। तो मोमेंटम हमने करना है, मोमेंटम का मतलब होता है इम्पैक्ट, यानी इम्पैक्ट जो होगा वो प्रोड्यूस्ड ऑन बॉडी। आपने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड किया, तो जब हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो आपको मालूम है कि बॉडी में आपके पास अगर किसी कोई भी बॉडी है तो उसके ऊपर उसके पास मास होता है, और मास होने के कारण से अगर ये बॉडी है, इस बॉडी का आपके पास ऑब्वियसली मास होगा। मान लीजिए इस बॉडी का मास जो है आपके पास m है, एंड व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स, अगर आप इसमें फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज टेक प्लेस करेगी तो मास और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगी, तो न्यूटन ने इसको ड्राइव की थी, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन ए बॉडी, देन व्हाट विल हैपन,
ए चेंज टेक प्लेस इन द वेलोसिटी, और जितनी ज़्यादा चेंज वेलोसिटी में होगा उसी हिसाब से जो है इम्पैक्ट भी प्रोड्यूस होगा, यानी उसी हिसाब से जो होगा मोमेंटम में भी चेंज आएगा आपके पास। अब मोमेंटम क्या हो चीज़ होगी, मोमेंटम हो गया आपके पास मास और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। मास वेलोसिटी बीच में रिलेशन मीन्स मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम इज गिवन बाय, मोमेंटम इज गिवन एज प्रोडक्ट of velocity and मास। प्रोडक्ट जो होता है वेलोसिटी और मास का जो प्रोडक्ट होगा उसी को मोमेंटम कह देता है। तो मोमेंटम जो था आपके पास वो ये था कि अगर किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उसके पास मास है तो उसमें चेंज वेलोसिटी में भी चेंज होगा, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो उस कारण से उसके मोमेंटम में चेंज आता है आपके पास। अब मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी मोमेंटम एक तरह से इम्पैक्ट होता है जो प्रोड्यूस होगा बॉडी के ऊपर। अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर हम सेम ले लें, लेकिन अगर एक बॉडी का मास ज़्यादा है दूसरी बॉडी का मास कम होगा तो अब मोमेंटम की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर हम रिवर्स कंडीशन है कि मास दोनों बॉडी का सेम ले लें लेकिन वेलोसिटी दोनों बॉडी की चेंज कर दें तो फिर दोबारा से मोमेंटम में जो होगा आपके पास वो चेंज हो जाएगा। यानी मोमेंटम यानी मतलब जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा किसी भी बॉडी के ऊपर वो डिपेंड करेगा मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स, उन्होंने ये कहा था आपके पास कि जो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का उसी को हम मोमेंटम कह देते हैं, और फोर्स जो होगा आपके पास वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मोमेंटम के ऊपर। जिस हिसाब से मोमेंटम में चेंज आएगा अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे फिर मोमेंटम में उस हिसाब से चेंज आता है, और मोमेंटम में जो चेंज होता है वो डिपेंड करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइम, टाइम के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। जिस हिसाब से टाइम में चेंज होगा उस हिसाब से मोमेंटम में चेंज होगा, और जो मोमेंटम में चेंज होगा तो फोर्स भी उसी के ऊपर डिपेंड हो जाएगा आपके पास। तो ये मोमेंटम, फोर्स और टाइम, इसमें जो रिलेशन थी ये रिलेशन हम ड्राइव करेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ में, ठीक है। तो मोमेंटम जो होगा आपके पास, जो क्वांटिटी मोमेंटम वहाँ पे हम यूज करेंगे, उस क्वांटिटी मोमेंटम का मतलब होता है कि इम्पैक्ट जो प्रोड्यूस होता है बॉडी में जब फोर्स अप्लाई किया जाता है, और मोमेंटम जो होता है वो दिया जाता है। मोमेंटम इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो होगा वो प्रोडक्ट हो जाता है मास और वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये टर्म इंट्रोड्यूस करी थी न्यूटन्स के थ्रू, ये टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई थी। तो आपको याद रखना है कि दिस टर्म इज इंट्रोड्यूस बाय द न्यूटन एंड इट इज द इम्पैक्ट प्रोड्यूस ऑन ए बॉडी एंड इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम है आपके पास इसको हम p से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, p इज इक्वल टू mv, ये आपके पास हो गया। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है, इट इज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देख रहे हैं अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होगा, इसमें डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होगी मोमेंटम की, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम होती है, ये चीज़ आपने इसमें से ध्यान रखनी है। अब आ जाता है इसकी यूनिट क्या होगी इसकी, तो इसकी जो यूनिट होगी आपके पास देखिए, P इज इक्वल टू, यहाँ पे मास है, मास को हम मेजर करते हैं किसमें, केजी में। वेलोसिटी है, वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मोमेंटम। ये आपने याद रखना है कि मोमेंटम जो होता है वो इम्पैक्ट प्रोड्यूस इन बॉडी होता है, एंड इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड its direction is same as that of direction of the velocity and its unit is kg मीटर पर सेकंड। यूनिट जो होगी इसकी वो kg मीटर पर सेकंड हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्वांटिटी हुई ये होगी आपके पास मोमेंटम। अब क्योंकि मोमेंटम जो डिपेंड करता है वो मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी अपने आप से बढ़ जाएगा। इफ इंक्रीज द मास ऑफ द बॉडी देन द मोमेंटम ऑफ बॉडी विल आल्सो इंक्रीजेस। इफ वी डिक्रीज इट देन बिकॉज इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द p, मोमेंटम, मास जो है वो मोमेंटम पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस इन द सेम वे वेलोसिटी इज आल्सो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम। इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी देन द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ वी डिक्रीज द वेलोसिटी देन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। अगर कोई ट्रक है वो मूविंग कंडीशन में है देन इट विल बी आइदर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है या 10 मीटर पर सेकंड है या 2 मीटर पर सेकंड है, देन इट विल बी डेंजरस फॉर अस, ठीक है। क्योंकि वो अगर हिट करेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, वेलोसिटी भले ही उसकी कितनी है लेकिन मास उसका ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा आपके पास। इफ द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी कंडीशन, वही ट्रक अगर आपके पास स्टेशनरी कंडीशन में होगा देन देयर विल बी नो द इम्पैक्ट विल बी वेरी स्मॉल। अगर वो आपसे टकराएगा भी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि वो स्टेशनरी कंडीशन में है। तो ये आपने इसमें से ध्यान रखना है आपके पास कि मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मास और वेलोसिटी को डिपेंड करें तो किस तरह से ये डिपेंडिंग होगी आपके पास, इसमें से देखिए 3 कंडीशंस आती हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट कर दें, 3 कंडीशंस में आएगा आपके पास। इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट,
अगर मास कांस्टेंट कर दे तो देखिए क्या चेंजेस आएगा आपके पास। यहाँ पे मोमेंटम का ग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए मास जो हमने कांस्टेंट लिया और रिलेशन है p इज इक्वल टू एम वी। अब मास तो कांस्टेंट हो गया, यानी मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, वेलोसिटी के। तो जो ग्राफ आपके पास आएगा वो ग्राफ आपके पास इस तरह का आ जाएगा। ये जो ग्राफ होगा ये ग्राफ विल बी लाइक वेलोसिटी का इस तरह से का ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन का। इसी तरह से जो सेकंड कंडीशन है उसमें अगर हम इसको ले लेते हैं, सेकंड कंडीशन में यहाँ पे मैंने मोमेंटम ले लिया और यहाँ मास ले लिया मैंने, ठीक है। अब वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ पे मास ले रहा हूँ तो यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं तो फिर मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मास के ऊपर। और अगेन द ग्राफ जो होगा वो कैसा आ जाएगा आपके पास, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ अगर आपके पास ड्रॉ करने के लिए आता है कि व्हाट द गिव द रिलेशन बिटवीन पी एंड वी विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, तो इस तरह से आपके पास ये रिलेशन आएगी। यहाँ पे पी और एम के बीच में ये रिलेशन आपके पास आ जाएगी आपके, ठीक है। अब अगर सपोज करिए आपके पास कि जो मोमेंटम है उसमें चेंज आए और मोमेंटम को अगर हम कांस्टेंट रख दें, इफ replace the value of momentum as constant, then what the relation between p m and v, m और v के बीच में क्या रिलेशन होगी। अगर हम इसको कांस्टेंट रख दें, किसको कांस्टेंट रखना है आपने, p को कांस्टेंट रखना है। तो अगर p कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे आप रख देंगे इफ p इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मोमेंटम को हम कांस्टेंट कर दें तो जो मोमेंटम को अगर आप कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एम वी इज इक्वल टू के। ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एम इज इक्वल टू के अपॉन वी। यानी मास जो होगा आपके पास ऑब्जेक्ट का, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाता है वेलोसिटी इफ मोमेंटम कांस्टेंट। अगर p कांस्टेंट होगा, अगर मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है तो मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। एंड इफ वी प्लॉट द ग्राफ, अगर हम ग्राफ इसका प्लॉट करें तो ग्राफ विल बी द इन द शेप ऑफ द कर्व। जो ग्राफ होगा वो कर्व की शेप में आएगा। तो ये v हो जाएगा आपके पास, इधर यहाँ पे आपके पास m हो जाएगा एंड ग्राफ विल बी जैसे कर्व की शेप का ग्राफ आएगा आपके पास। तो ये आपने इसमें से ध्यान देना है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि अगर मास होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेलोसिटी के, अगर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप बढ़ा देते हैं तो उसका जो मास होगा वो इंक्रीज होगा, अगर मास होगा वो उसका घट जाएगा, यानी मोमेंटम में उस हिसाब से चेंज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो तीनों में आपको रिलेशन इसमें पता चल गया है आपके पास पी एम और वी के किस तरह से ग्राफ बनेंगे और किस तरह से हम इसमें आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये आदमी याद रखना है। और जो मोमेंटम होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पास। अगर हम इफेक्ट ऑफ फोर्स को मेजर करना चाहते हैं देन मोमेंटम ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो जो मोमेंटम होगा इसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ये एक्चुअली जब आप कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके इसमें एंगुलर आ जाता है। यहाँ पे जो मोमेंटम होता है ये पी जो होता है इसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। तो ये भी याद रखिएगा इसको कि लीनियर मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम हुआ, ये खाली मोमेंटम ही नहीं बोलेंगे इसको, ऑल्सो नोन एज द लीनियर मोमेंटम। तो ये था लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ये आपको पता चलेगा। अब हम इसके बात करेंगे कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता है।